रात के करीब 10 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे में लाल रंग का सलवार सूट और पीला दुपट्टा पहने एक जवान और खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी। वह थी आईपीएस ऑफिसर आराध्या सिंह। आराध्या इस समय अपनी मां की दवा लेने के लिए एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर मां की तबीयत की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही आराध्या की नजर सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 से 4 हवलदार और पुरोहितपुर थाने का इंस्पेक्टर चौहान बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में ठहाके मार रहे थे, गंदी फपियां कस रहे थे और पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही इंस्पेक्टर चौहान की नजर आराध्या पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को ठोकर मारते हुए कहा, ओए देखो तो, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। यह सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है। आराध्या ने जब यह सब देखा तो वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो? खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? आराध्या ने सख्त लहजे में कहा। आराध्या के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवलदार एक पल को खामोश हो गए, मगर चौहान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठा और आराध्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहां जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। चौहान ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और आराध्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आराध्या का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूं, इसलिए चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर चौहान ठाका मारकर हंसा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से आराध्या का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा। चौहान गुर्राया। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। मगर चौहान ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने आराध्या को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? चौहान ने जहर उगलते हुए कहा। बस आराध्या का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से चौहान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि चौहान लड़खड़ा गया। गुस्से में तिल मिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से आराध्या के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े आराध्या के हाथ में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गई, मगर चौहान वहीं नहीं रुका। उसने आराध्या को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। आराध्या दर्द से करा उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो यह दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वह जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी चौहान ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। आराध्या समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद आराध्या सिंह का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वह बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी चौहान की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। न जाने यह लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा? लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। आराध्या की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी,
हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरी रात वह नींद की एक भी गोली नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपना एक प्लान बनाया। उसने अपने बचपन की सहेली सलोनी को फोन लगाया। सलोनी से उसकी गहरी दोस्ती थी और वह आराध्या की बात मानने में कभी पीछे नहीं रहती थी। आराध्या ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में सलोनी को विस्तार से बताया। सलोनी ने बिना एक पल गवाए उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। अगली रात योजना के मुताबिक सलोनी को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण सलवार सूट पहनकर वह धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात चौहान और उसके हवलदार शराब पी रहे थे। आराध्या भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा था। इंस्पेक्टर चौहान और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। एक हवलदार ने सलोनी को देखा और चौहान से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। चौहान ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया। ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा लेंगे। वे सब उठकर सलोनी के पास पहुंचे। सलोनी घबराई सी खड़ी हो गई। चौहान नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहां निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए चौहान बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। सलोनी ने डरने का अभिनय किया। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। सलोनी जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी आराध्या सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़ी थीं ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब हद पार होने लगी तो सलोनी ने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। चौहान गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। सलोनी भागते हुए सीधा आराध्या के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकली और अपने अपने घर चली गई। अब आराध्या के पास चौहान और उसके हवलदारों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि केवल एक सबूत से मामला इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि यह लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। आराध्या ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चौहान और उसके हवलदार बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था और यह तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार आराध्या सिंह का इरादा और भी मजबूत था। वह जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से इंस्पेक्टर चौहान जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को हिला दे। तीसरी रात लाल रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े आराध्या सिंह चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वह जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा वही दृश्य था। इंस्पेक्टर चौहान और उसके हवलदार सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी झांक जारी था। आराध्या ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की। बोतलें, हंसी, गालियां और इंस्पेक्टर चौहान का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त है तो वह तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी में दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब यह सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन आराध्या को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। चौहान के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह आराध्या ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद है, आप जो कहेंगी हम करेंगे। आराध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की। अगली सुबह आराध्या सीधे एएसपी विवेक त्रिवेदी के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई।
ईसीपी ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। उसके बाद आराध्या और ईएसपी खुद डीएम आकांक्षा वर्मा के ऑफिस पहुंचे। आकांक्षा वर्मा अपने खड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही चौहान और उसके हवलदारों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। यह सुनते ही चौहान के चेहरे का रंग उड़ गया। आराध्या भी वहां मौजूद थी। जब चौहान की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आराध्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं चौहान, तुमने खुद को बर्बाद किया है। कानून से ऊपर कोई नहीं। एसएसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। चौहान और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई। थाने के बाकी पुलिसकर्मी ये सब देखकर शर्म से सिर झुका ली। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारी सुधार हुई। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि यह वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब कोई सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर बदल गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।